एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद पीके चंद्रा पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं, दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना कम समय में इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अर्थात इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। इससे हमारा उत्साह काफ़ी बढ़ा है और यकीन मानिए काफ़ी उत्साहित होकर के आगे भी और पढ़ाएंगे। बस आपका प्यार और सम्मान इसी प्रकार से इस चैनल को मिलते रहे। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं 1919 का एक्ट है, इसको देखेंगे, काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से समझेंगे इसको, और इसके जितने ही प्रावधान हैं, न सिर्फ काउजेज बल्कि प्रावधान और इसके महत्व को भी हम लोग समझेंगे, ताकि ये हमारा पीटी और मेंस दोनों में काम आ सके। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को क्या समझना होगा, पृष्ठभूमि समझना होगा। तो याद रखिए 1909 पीछे चलना होगा हम लोग को। 1909 के बाद ये 1919 का एक्ट आया था। एक चीज़ आपको याद और रखिएगा कि सबसे कम अवधि में जो एक्ट चला था, सबसे कम अवधि तक वो 1909 का एक्ट ही था, क्योंकि ये 10 साल के बाद ही 1919 का एक्ट लाया गया था। पहले आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े एक्ट लाए जा रहे थे, संशोधन लाए जा रहे थे, अधिनियम लाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि 20 साल के लगभग अंतराल पर लाया जा रहा था। तो ये 10 साल के अंतराल पर ही लाया गया था। तो 1909 से उठा करके 1919 तक के देखेंगे कि इस बीच क्या क्या हुआ, कांग्रेस क्या किया, क्या बदलाव आ रहा था, राष्ट्रवाद किस प्रकार से बढ़ रहा था, अंग्रेज किस प्रकार से परेशान हो रहे थे, और आखिर उनको जब ये लाना पड़ा तो क्यों लाना पड़ा। तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को एक नाम और हम लोग जानते हैं, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय का सचिव था और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और हम लोग को पता है 1919 के एक्ट में ही आपको बता चुके हैं कि कन्फ्यूज होने वाला बात नहीं है इसमें, क्योंकि जो पहले आएगा वो सचिव पहले आएगा, अर्थात मॉन्टेग्यू पहले आएगा और चेम्सफोर्ड बाद में आएगा। सचिव बड़ा होता है इसलिए पहले, वायसराय छोटा उससे होता है इसलिए बाद में। इसी प्रकार से मार्ले मिंटो भी, यानी मार्ले कौन होगा वहाँ पे? सचिव, और मिंटो कौन था वहाँ पे? वायसराय। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उठा करके कि ठीक है क्या क्या ऐसा प्रावधान किया गया था। तो आते हैं हम लोग देखते हैं 1911 को, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। 1911 में आपको याद रखना है कि 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित विश्व नारायण दत्त किए थे। तो इस अधिवेशन की खासियत का क्या था इसमें? तो इस अधिवेशन में सबसे विशिष्ट बात यही था कि इस अधिवेशन में ही सबसे पहले राष्ट्रगान, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है, राष्ट्रगान जन गण मन जो लिखा गया है, पहली बार इसको गाया गया 1911 के अधिवेशन में। तो हम लोग को तो ये याद रखना है। दूसरा कि 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, जो उस समय का वायसराय था। और किसके लिए किया था? तो ब्रिटेन के जो सम्राट थे, यानी कि जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत आ रहे थे, तो उन्हीं के सम्मान में ये दरबार आयोजित किया गया था। तो इसमें जो सबसे बड़ा बात हुआ था, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि कुल दिल्ली दरबार जो है 3 बार, इससे पहले 2 बार, यानी ये तीसरा बार ये दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1877 में। उस समय कौन था भारत का वायसराय? तो हम लोग को पता है कि लॉर्ड लिटन था। उसके बाद फिर कब? तो 1903 में हुआ था। और 1903 में कौन? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। अर्थात ये जो हो रहा था तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन था। ये आपको पता ही होगा कि 1877 वाला जो दिल्ली दरबार का आयोजन था, उसी में विक्टोरिया को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। तो और जो दूसरा हुआ था 1903 में, उसमें जो ब्रिटेन का सम्राट था जिसका नाम था एडवर्ड सप्तम, उसको राजा की उपाधि दिया गया था। तो यहाँ ये तीसरा था, जॉर्ज पंचम आए। और ये जो ऐतिहासिक काम हुआ वो यही हुआ था कि बंगाल विभाजन को क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि था। उपलब्धि किसका था? भारतीयों का था। ये जो भारतीय राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा था, कांग्रेस का ही बहुत बड़ा उपलब्धि था ये, क्योंकि ये कोई छोटा बात नहीं था कि बंगाल विभाजन को समाप्त कर देना, उसको इस पे विचार करना और इसको समाप्त करवा लेना, ये बहुत बड़ा बात था यहाँ पे। तो ये भारतीयों की जीत थी, इनका और हौसला बढ़ रहा था। और याद रखिएगा, इसी समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित कर दिया गया था। हालांकि घोषणा किया गया था दिसंबर 1911 में, और ये लागू हो गया था हम लोग को पता है कि 1912 में, 1 अप्रैल 1912 से ये लागू हो गया था। अर्थात कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत का राजधानी बन गया था। तो ये देख रहे हैं ये घटनाक्रम, ये भारतीयों की जीत थी। पहले तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में जो राष्ट्रगान भी गाया गया,
पहली बार फर्स्ट टाइम गाया गया। ये क्या था, राष्ट्रवाद और बढ़ रहा था, भारतीयों में देश प्रेम और बढ़ रहा था। फिर 1911 में ही दिल्ली दरबार के आयोजन में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सो बंगाल विभाजन को निरस्त करवा देना, ये बहुत बड़ा जीत था ये। तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रहा था और ये अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय था। उसके बाद और देखते हैं हम लोग कि और क्या हुआ। तो 1912 में हम लोग देखते हैं कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पटना, कहाँ है ये, बांकीपुर पटना, याद रखिएगा। बांकीपुर कहाँ है, पटना में है, याद रखना आपको कि पटना में है। और ये कौन थे यहाँ पे अध्यक्ष, तो याद रखिएगा रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर, यही इसमें क्या थे, तो इसमें अध्यक्ष थे ये। तो इसमें क्या हुआ था, आखिर इसमें किया क्या गया था, ऐसा क्या हुआ होगा, तो याद रखिए कि ये कब हुआ था, ये 1912 में ये हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये कब हुआ था, 1912 में। तो इसमें क्या विशेष हुआ होगा, तो इसमें विशेष यही हुआ था कि ए.ओ. ह्यूम, याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, बल्कि वो सचिव के पद पर रहे थे। जब से कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय सचिव के पद से पर बने हुए थे और लंबे समय तक रहे थे इस पद पे। तो याद रखिएगा कि ए.ओ. ह्यूम को यहाँ पे दर्जा दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया इनको। तो किस अधिवेशन में, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन्हें ए.ओ. ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता का दर्जा मिला था, तो याद रखिएगा वो बांकीपुर अधिवेशन था जो पटना में बांकीपुर है, और ये 1912 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है रंगनाथ नरसिंह, ठीक है, मुधोलकर, जो कि आपको याद रखना है कि यही अध्यक्ष थे और इसी में घोषणा किया गया था। आप और जानते होंगे ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। तो ये सारा पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट्स करते चलिए। तो 1911 देख चुके हैं, 1912 देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं 1913 में क्या हुआ था। एक चीज तो आपको याद रखना है कि 1913 में अधिवेशन जो है कराची में हुआ था, कांग्रेस का कराची में हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, यही अध्यक्ष थे। तो इसमें हुआ क्या था, 1913 का जो कराची अधिवेशन था, इसमें हुआ क्या था, तो एक दल को, कांग्रेस के एक दल को कहाँ भेजा गया था, ब्रिटेन भेजा गया था। ये सामंजस्य बैठाने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा था, ताकि कांग्रेस और जो ब्रिटेन है उसके शासक जो हैं, जो रूल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई इनको प्रॉब्लम यहाँ होता था तो ये ब्रिटेन भेजा जाता था, ताकि जो भी मतभेद है उसको दूर किया जा सके। तो याद रखिए 1913 का ये अधिवेशन आपको याद रखना है। फिर आते हैं 1913 में और क्या हो रहा था भारत में, वो भी देख लेते हैं। तो 1913 में आपको एक चीज और याद रखना है कि 1913 में ही गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। गद्दर पार्टी की स्थापना, तो गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था, 1913 में हम लोग को पता है कहाँ किया गया था ये गद्दर पार्टी का स्थापना। तो आपको याद रखना है कि गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, कहाँ है ये सैन फ्रांसिस्को, ये एक यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। तो वहीं पे किया गया था ये, और किनके द्वारा किया गया था, तो ये सोहन सिंह भाकन्ना थे। और इसके महत्वपूर्ण और सदस्य में कौन कौन थे, तो हम लोग को याद है लाला हरदयाल। हालांकि याद रखिएगा इसके संस्थापक सोहन सिंह भाकन्ना थे, लेकिन लाला हरदयाल चूंकि इतना ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे आगे चल करके कि इन्हीं के नाम से ये फिर प्रचलित हो गया। तो याद रखना हम लोग को गद्दर पार्टी। तो गद्दर पार्टी आखिर क्या था, ये क्यों स्थापित किया गया था, तो ये यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जानने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें शामिल कौन कौन थे। तो इसमें जो है सो पंजाब के जो पूर्व सैनिक थे और जो वहाँ के किसान थे, जो अमेरिका या कनाडा उस समय इसलिए गए थे इन लोग, ताकि वहाँ एक अच्छा रोजगार मिल सके, अच्छा पैसा कमा सके, इसके लिए वहाँ पे इन लोग गए थे। लेकिन बहुत दिन से रहे थे और इनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो चीज़ प्राप्त नहीं, बल्कि ये कुछ लोग तो वहाँ बंदी भी बना लिए गए थे।
तो इनके ही द्वारा जो है सो याद रखिएगा पूछता है कि कौन सा ऐसा पार्टी था जिसमें कि युद्धबंदी भी थे, तो युद्धबंदी इसी में गदर पार्टी में ही थे। तो इनको मिलाकर के जो खड़ा किया गया ये गदर पार्टी, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य यही था इनका कि हथियार इकट्ठा करना और हथियार इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को ख़त्म करना जितना संभव हो सके। और तीसरा क्या था कि जहाँ भी इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे विद्रोह कर देना। तो याद रखिए यही 3 प्रमुख उद्देश्य लेकर के ये काम कर रहे थे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये भारत में अपना, ये तो स्थापित हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, वहीं से चलाया जा रहा था, लेकिन ये भारत में कब आया? तो भारत में ये 1914 का जो घटना था 1914 का, आपको याद होगा 1914 में कौन सा घटना घटा था? 1914 में जो घटना घटा था वो था कामागाटा मारू वाला घटना। ये क्या था? एक जहाज़ था। तो इसको कौन खरीदे थे? तो गुरुदत्त सिंह खरीदे थे इसको, और 376 यात्री को लेकर वैंकूवर जा रहे थे। वैंकूवर कहाँ? कनाडा में है। तो ये वैंकूवर जा रहे थे, लेकिन उस समय कनाडा में एक रूल था कि भारतीय जहाज़ को शुरू में प्रवेश वर्जित था, मना था, लेकिन बीच में कुछ जहाज़ को जाने दिया गया था। यही कारण है कि गुरुदत्त सिंह क्या किए थे? एक जहाज़ खरीदे थे, और जहाज़ खरीद करके 376 व्यक्ति को लेकर के गए थे। वहाँ वैंकूवर जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कनाडा पहुँचा वहाँ रोक दिया गया कि आपका प्रवेश वर्जित है, यहाँ प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहे कि कुछ ही समय के पहले की बात है, बहुत सारे बोट वहाँ से आए हैं और उनको जाने भी दिया गया है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इन लोग को पता चल गया कि हाँ ये जो है सारा ब्रिटेन के आदेश पर ही किया जा रहा है, यही कारण है। हालांकि इनको वहाँ से लौटना पड़ा, कहा गया कि वापस जाइए आप, इनको वापस आना पड़ा। जैसे ही कलकत्ता पहुँचे ये, तो कलकत्ता में अंग्रेज लोग इनको यही कहे कि यहाँ से ट्रेन पकड़िए और सीधे पंजाब जाइए, लेकिन इन लोग वहाँ जाने से मना किए। कुछ इन लोगों में कहा सुनी हुआ, और इसमें क्या हुआ कि 22 लोग जो थे, 376 में से जो 22 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई, और यही कारण है कि ये काफ़ी यहाँ भड़का था ये। तो खैर, जब भी हम लोग गदर पार्टी और कामागाटा मारू वाला घटनाक्रम जब भी इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे। तो ये इसलिए यहाँ जानना है क्योंकि अब यहाँ पे राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, न सिर्फ भारत में रहते हुए बल्कि विदेश में भी कोई रह रहे थे भारतीय, वो भी उनका एक ही मंशा था, किसी प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराना है। वहाँ रहकर कहा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर भारतीय के मन में यही चल रहा था, जहाँ जिनसे जो बन रहा था वही काम वो वहीं पे अपना योगदान दे रहे थे, और इसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान था ये। तो आपको याद रखना है, क्रम याद रखना है कि आखिर 1919 का जो लाया गया अधिनियम, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। आखिर जो ये मॉन्टेग्यू घोषणा किया था, 1917 में घोषणा कर दिया था, तो उसमें क्यों घोषणा ये किया था कि हाँ भारतीयों को उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान है, इसके पीछे बहुत बड़ा विद्रोह है, इसके पीछे बहुत ही कहा जाए तो राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना है। इसको हम लोग को समझना होगा। तो 1914 हम लोग देख लिए कि क्या हुआ था। 1914 में हम लोग को पता है कि याद रखिएगा 1914 में कामागाटा मारू घटना याद रखना आप लोग को। ये अभी इस टॉपिक जब इसको स्पेशल पढ़ाएंगे तो उसमें काफ़ी विस्तृत चर्चा होगा इसमें, लेकिन अभी आपको इसको याद रखना है कि ये। और एक चीज़ और याद रखना आपको कि 1914 में एक अधिवेशन और हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। याद रखना है आपको कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। भूपेंद्र नाथ दत्त इसके अध्यक्ष थे। भूपेंद्र नाथ दत्त इसके अध्यक्ष थे। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुआ था जो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ था ऐसा, ये आपको देखना है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटा था वो यही था कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, याद रखिएगा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह घोषणा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, तो यानी अब शुरू हो गया था। तो ये कांग्रेस जो है 1914 के अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? मद्रास में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त थे। और इसी में यह घोषणा किया गया था कि ब्रिटेन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसमें भारतीय जो है ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। ये बहुत बड़ा बात था। ये यहाँ पे सामंजस्य बैठाने का
पूरा कोशिश किया जा रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मद्रास अधिवेशन, और याद रखना है क्या हुआ था, यही हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का सहयोग करने का मंशा कांग्रेस अपन दिखा चुकी थी, पारित कर चुकी थी। और देख लेते हैं, और याद रखिएगा अब आगे का पृष्ठभूमि आपको पता ही है कि 1915 में 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, हम लोग को पता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था। एक बात और याद रखिएगा, महात्मा गांधी और अंग्रेजों का संबंध शुरुआत में काफ़ी अच्छे रहे थे, और महात्मा गांधी खुद जो है अंग्रेजों के लिए सहयोग कह रहे थे कि भारतीयों से आह्वान कर रहे थे कि भारतीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का सहयोग करें, ये महात्मा गांधी कह रहे थे। इसीलिए महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया, महात्मा गांधी को कहा गया है। तो याद रखिएगा अब ये परिस्थिति बदल रहा था, महात्मा गांधी का एंट्री हो चुका था। हालांकि शुरुआत में ये ब्रिटेन से इनका अच्छा संबंध था, आगे चल करके देखेंगे जैसी स्थिति को भांप लेंगे उसके बाद ये उनके विरोध में आ जाएंगे। तो 1915 आपको ये याद रखना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा 1916 में होगा, जो इस एक्ट पर काफ़ी प्रभाव डालेगा। पहला तो आप ये जान लीजिए कि 1916 में ही क्या हुआ था, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोग को पता है कि 6 वर्ष का कारावास झेल रहे थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले ये पहले भारतीय क्रांतिकारी थे, पहले भारतीय नेता थे, कांग्रेस के नेता। तो 6 साल का कारावास रहा था इनका। 8 से लेकर के 14, अर्थात 14 में ये जेल से रिहा होकर के भारत आ गए थे, क्योंकि इनको मांडले जेल में रखा गया था। वहीं पे गीता रहस्य इत्यादि पुस्तक लिखे थे। इनका 3 पुस्तक आपको याद रखना है, गीता रहस्य, मराठा और केसरी। मराठा जो कि अंग्रेजी में लिखा गया है, केसरी जो कि मराठी में लिखा गया है, आपको याद रखना है ये। तो 14 में ये आ गए थे। तो ये अप्रैल 2016 से होम रूल आंदोलन चलाना शुरू किए थे। याद रखिएगा इनका क्षेत्र जो था महाराष्ट्र, बम्बई, यही सब इनके द्वारा चलाया गया यही क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र शामिल था इसमें। अप्रैल 1916 में ये शुरू किए होम रूल आंदोलन। और हम लोग देखेंगे कि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट शुरू करेंगे, जो कि एक आयरिश महिला थी, और ये सितंबर में शुरू करेंगे। और इनका जो क्षेत्र रहेगा हम लोग देखेंगे मद्रास के साथ साथ लगभग पूरे भारत में ये इसको चलाना चाहते थे, बहुत हद तक चलाएं भी, हालांकि इनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कहा जाता है कि इस एक्ट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कोई डाला है तो यही डाला है, यानी कि होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था। ये देश में काफ़ी, होम रूल आंदोलन मतलब क्या था, क्यों चलाया गया था, क्योंकि भारतीयों को स्वशासन की मांग इसके द्वारा किया जा रहा था। तो ये काफ़ी कहा जाए तो अंग्रेजों के लिए मुश्किल खड़ा हो गया था ये। और 1916 में जो और एक घटनाक्रम जो हुआ, जो लखनऊ अधिवेशन बुलाया गया था, ये आपको जरूर याद रखना है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे 1916 में। और इसमें क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल जो 1907 में जो फूट पड़ा था, याद होगा आपको, जो सूरत अधिवेशन था जिसमें फूट पड़ गया था, यहाँ पे फिर क्या हो गया, दोनों एक हो गए। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी दोनों एक हो गए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है इसको। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मिलन के चलते ही इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा गया। ये अंग्रेजों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय चल रहा था, क्योंकि अब सारे लोग एक हो रहे थे। ये देख चुके थे पहले कि हिंदू मुस्लिम एकता के चलते कितना ज़्यादा इनको नुकसान वहाँ पे अंग्रेज़ों को उठाना पड़ा था। तो अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे कि ये दोनों फिर से एक हो जाए, लेकिन पुनः एक हो गए। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का भी था। और 1916 के अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक जो नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। याद रखिएगा, ये पूछा गया है कब दिया गया था, किस अधिवेशन में दिए थे नारा, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में दिए थे। तो ये सारा पृष्ठभूमि हम लोग देख रहे हैं। आगे चल करके 1917 में आपको पता ही है कि एनी बेसेंट जो है कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला, याद रखिएगा भारतीय नहीं, पहली महिला, क्योंकि ये आयरिश महिला थी ये। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनेंगे। याद रखिएगा, आज़ादी
से पहले तक, कांग्रेस के गठन से लेकर के आज़ादी से पहले तक, यानी कि 1947 तक कह सकते हैं आप कि 3 ही महिला जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहली बनी थी एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन, और दूसरी बनी थी जो भारतीय थी सरोजनी नायडू, याद रखिएगा 1925 में बनी थी, ये कानपुर का अधिवेशन था उसमें बनी थी। और फिर 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, याद रखिएगा ये भी एनआरआई थी, ये भारतीय मूल की थी लेकिन रह रही थी, विदेश में रह रही थी। तो नलिनी सेन गुप्ता 1933 में, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, 3 महिला बनी, कलकत्ता कानपुर कलकत्ता। कलकत्ता 1917, फिर 1925, फिर 1933, आपको याद रखना है कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जब ये घोषणा किया गया कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगी, एनी बेसेंट करेंगी, तो साफ साफ ये संदेश था कि पूरे विश्व में जो महिला को मताधिकार दिया जा रहा है, वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, भारत में क्यों इससे वंचित किया गया है। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है इनको अध्यक्ष बना करके पहले उनको एक मैसेज दे चुके थे कि अब आपको यहाँ महिलाओं को भी बराबर का अधिकार देना होगा, सबसे पहले वोटिंग राइट्स देना होगा। याद रखिएगा 1919 के एक्ट में ही सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार की घोषणा की गई थी। हालांकि सभी महिला को नहीं दिया गया था, उसी महिला को दिया गया था जो पढ़ी लिखी थी और साथ ही साथ जो पे करती थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था कि जो एक तय किया गया था कि इतना जो इनकम टैक्स जो पे करती हैं सरकार को, वही मतदान कर सकते हैं, उस समय ऐसा रूल था। लेकिन फिर भी यहाँ से शुरुआत हो चुका था। तो ये आप सारा पृष्ठभूमि देख रहे हैं, क्या ये पृष्ठभूमि बनाइए। तो अब हम लोग इसका कारण जानते हैं कि कारण में क्या क्या। तो कारण में सबसे पहले आपको यही लिखना है कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो खामी रह गया था, जो कमी रह गया था, उस कमी को दूर करना था। पहला आपको यही लिखना है। दूसरा, भारतीयों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करना था। देखिए अंग्रेज कभी भी जो है सो राष्ट्रवाद को पूरी तरह से दबाए नहीं, बल्कि वो उसी प्रकार से काम किए जैसे कि कोई अगर दूध उफन रहा है तो उसमें 4 बूंद छींटा पानी का मार देते थे, ताकि फिलहाल ये कम से कम इसमें उबाल कम हो जाए। तो ये पूरी तरह से उसको समाप्त नहीं करते थे। तो यहाँ भी आप देख रहे थे कि राष्ट्रवाद बढ़ते चला जा रहा है, तो इसको कैसे किस प्रकार से रोका जाए, इसके लिए क्या किए थे, ये एक्ट लाया था ये। तो दूसरा कारण तो ये हो जाएगा। तीसरा, जो घोषणा किया गया था कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन देना है। याद रखिएगा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू अपने घोषणा पत्र में यही शामिल करेगा, जो घोषणा पत्र था उसका, कि मुख्य रूप से इस एक्ट को लाने का प्रमुख कारण यही है कि भारतीयों को, ठीक है, शासन में उनका उत्तरदायित्व तो बढ़ाना है उनको। तो ये आपको कारण लिखना है। अब हम लोग देख लेंगे, ये कारण लिख लीजिए, 3 प्रमुख कारण। उसके बाद इसका प्रावधान क्या क्या था, आइए इसका प्रावधान हम लोग देखते हैं विस्तार से। तो प्रावधान किया क्या गया ये देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि केंद्र में द्विशब्दात्मक देखिए, केंद्र में क्या किया गया, 2 सदन कर दिया गया। हम लोग को आज भी पता है कि हम लोग को पता है कि केंद्र में आज भी हमारा 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी 2 सदन जो किया गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले केंद्र में द्विसदनात्मक यानी कि 2 सदन बनाया गया था। तो याद रखिए 2 सदन यही था। कौन कौन सदन था देख लेते हैं हम लोग इसको। तो एक जो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको हम लोग और क्या कहेंगे, उच्च सदन कहेंगे, उच्च सदन इसको हम लोग कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें क्या क्या प्रावधान था, याद रखिएगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था में एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स रहेगा और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हम लोग का, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, राज्य परिषद कह सकते हैं, राज्य परिषद, याद रखिएगा राज्य परिषद। इसको क्या, विधानसभा यहाँ था, याद रखिएगा अभी तो राज्य में विधानसभा होता है, उस समय केंद्र में था विधानसभा। अब देखिए राज्य परिषद और विधानसभा, तो राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या भी देखेंगे। पहले इसका हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं कि एक सदस्य का कार्यकाल जो है उसमें 5 वर्ष निर्धारित किया गया था, 5 ईयर्स, याद रखिएगा 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। कुल सदस्यों की संख्या जो है 60 रखा गया था, याद रखना आपको 60। और 60 में क्या था, निर्वाचित और मनोनीत भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें 34 जो है सो 34 निर्वाचित होते थे, 34 निर्वाचित थे। और देख लेते हैं कि मनोनीत कितने थे, तो 26 सदस्य, 34 और 26 जो है सो मनोनीत होते थे। याद रखिएगा 34 में कैसे कैसे थे, तो इसको देखना होगा आपको कि 34 में कैसे कैसे थे। तो 34 में याद रखिएगा कि 20 जनरल थे, 10 जो है सो मुस्लिम थे, याद रखिएगा, और 1 सिख थे, 3 यूरोपीय थे, याद रखना है कि 3 यूरोपीय थे। हाँ 34 हो गया, ये था प्रावधान। 20 जनरल सीट था, 10 मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन किया गया था। अब यहाँ याद रखिएगा जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल स्थापित किया गया था 1909 में, अब उसका यहाँ पे क्या होगा, अब इसका यहाँ पे विस्तार होगा, अब इसको और बढ़ा दिया गया। तो इसमें और कौन कौन शामिल किया गया, तो इसमें अलग यानी कि पृथक निर्वाचन में और किसको शामिल किया गया, तो पृथक निर्वाचन में याद रखिएगा सिखों को भी सीट दिया गया, साथ ही साथ एंग्लो इंडियन को दिया गया, जो यूरोपीय थे उन, फिर यूरोपीय को दिया गया। याद रखिए इनके लिए भी निर्वाचक मंडल में, और इसी का विरोध बाल गंगाधर तिलक किए थे, सबसे ज़्यादा इसका विरोध किए थे कि ये जो अब सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल आप जो 1909 में एक तो गलती किए कि आपको बनाना नहीं चाहिए था, और बना भी दिए, तो अभी आप उसका क्या कर रहे हैं, और विस्तार कर रहे हैं आप उसका, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ था, 26 सदस्यों को मनोनीत, याद रखिएगा ये मनोनीत कौन करता था, गवर्नर जनरल करता था, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होता था ये। और मनोनीत करता था। अब देख लेते हैं विधानसभा में इसमें क्या क्या प्रावधान था, तो इसको क्या कहा जाता था, विधानसभा को हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या कहा जाता था। इसको निम्न सदन भी कहते थे हम लोग, निम्न सदन। जैसे आज निम्न सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये निम्न सदन। और याद रखिए कि यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या जो है सो, ठीक है, हाँ इसका कार्यकाल देख लीजिए, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। एक चीज़ और, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 145 था, और 145 में कैसे डिवाइड था ये देख लीजिए आप। 104 तो निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित, और मनोनीत कितना होते थे, तो मनोनीत हो गए 41 सदस्य जो हैं, हाँ 41, 41 सदस्य क्या होते थे, मनोनीत होते थे। तो निर्वाचित में देख लेते हैं क्या कैसे कैसे थे। 52 तो जनरल हो जाएगा, याद रखिए, और 30 हो जाएगा मुस्लिम्स, फिर 20 जो है सो विशेष होते थे,
विशेष में आपको याद रखना है कि ये कहाँ के होते थे, विशेष वाला में यूरोपीय होते थे, ये यूरोपीय होते थे, एंग्लो वगैरह इसी में आ जाते थे। और फिर कौन हो गए, 2 सिख हो जाएंगे, 2 सिख हो गए इसमें। अब देख लेते हैं टोटल सदस्यों की संख्या 80, 100, 2, ठीक है, 104 हो गया। और 41 क्या होते थे, ये देखिए ये मनोनीत होते थे। ये इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझिए, क्योंकि डीप जब भी क्वेश्चन बनाता है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है, और यही क्वेश्चन लगता है कि कहाँ से पूछ दिया गया और कैसे इसका समाधान, ठीक है, तो उस समय काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये। तो अभी आप इसको बढ़िया समझ लीजिए क्या है। केंद्र में द्विसदनात्मक, अभी भी हम लोग को पता है कि भारत में केंद्र में 2 सदन है। अभी कौन कौन है, राज्यसभा, तो राज्यसभा की जगह पर उस समय कौन था, राज्य परिषद था। अभी राज्यसभा को क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। हम लोग देख सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। उच्च सदन, राज्यसभा को अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। 5 वर्ष इसका, अभी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, हम लोग को पता है। इसमें कुल सदस्य उस समय 60 थे। अभी राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, अभी हम लोग को पता है कि 245, लेकिन अधिक कितना कितना सकता है, अगर ये पूछे तो 250 हो जाएगा। तो 60 में कैसे डिवाइड थे, जैसे कि अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि डिवाइड है, राज्यों के लिए डिवाइड किया गया है। राज्यसभा में कैसे कैसे, यहाँ देखिए डिवाइड कैसे किया गया था, 34 निर्वाचित होंगे। आपको पता ही है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये सदस्य कौन होते हैं, जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिए होते हैं। तो यहाँ भी देखिए 26 सदस्य मनोनीत होता था। तो कौन करता था ये मनोनीत, गवर्नर जनरल। तो ये किनको मनोनीत करता होगा, जो विशिष्ट कोई अपना किसी क्षेत्र में अपना विशिष्ट जानकारी रखता हो, उसको मनोनीत करता होगा। ये कुल मिलाकर के देखिए तो उसका अपना आदमी ही होता था ये, जिसको ये पसंद करता था। मनोनीत का मतलब यही होता है ज़्यादा। तो 26 देख लीजिए, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होता था। आप इसको समझिए, राज्यसभा को बैठा करके आप इसको समझ सकते हैं। अब आइए, जो अभी हमारा लोकसभा है, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल्स भी कहा जाता है। विधानसभा में इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन भी कहा जाता है। अभी इसका कार्यकाल, एक सदस्य कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है, लेकिन उस समय कितना था, 3 वर्ष था। अभी लोकसभा में कुल सदस्यों का संख्या कितना है, हम लोग को पता है कुल सदस्यों की संख्या 545 है। हो कितना सकता है, 552 तक हो सकता है, और डिवाइड किया गया है। यहाँ भी देखिए उस समय कितना था, 145 में 104 निर्वाचित होते थे। हम लोग को पता है कि अभी भी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, जिनको भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए 2 एंग्लो इंडियन को हम लोग को पता ही है, आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत। तो यहाँ देख लीजिए कि 104 निर्वाचित होते थे, और जो है उसमें 52 जनरल, 30 मुस्लिम्स और 20 विशेष से होते थे। विशेष में कौन, यूरोपीय होते थे, एंग्लो होते थे, इनको शामिल किया गया था। और 2 सीट जो है सो सिख के लिए होता था, याद रखना है आपको। और 41 जो मनोनीत, जैसे कि आपको बताएं कि एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत होते थे। 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं अभी भी, 2 एंग्लो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इस समय भी 41 सदस्य क्या मनोनीत किए जाते थे। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि केंद्र और प्रांत के बीच भी जो है सो देखिए यहाँ पे विभाग, क्षेत्र बांट दिए गए थे। तो आपको याद रखना है कि अगला प्रावधान आप क्या देखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच, या उससे पहले आप प्रांत का व्यवस्था, आप तो केंद्र का व्यवस्था ये समझ लीजिए कि केंद्र में कैसा व्यवस्था था, पहले प्रांत का समझ लीजिए कि प्रांत में क्या व्यवस्था था। तो प्रांत में देख लेते हैं, प्रांतीय व्यवस्था देखते हैं। और याद रखिए यहाँ पे
प्रांतीय व्यवस्था में इसको क्या कहा था? विधान परिषद कहा जाता था। आज भी जहां भारत में द्विसदनात्मक विधान परिषद है, तो यहाँ देखिए क्या क्या व्यवस्था हुआ करता था। तो विधान परिषद था, और विधान परिषद में याद रखिए कि कितना कार्यकाल कितना होता था, एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता था? तो यहाँ पे 3 वर्ष होता था, 3 वर्ष होता था। एक चीज और याद रखिएगा कि 3 वर्ष कार्यकाल था। और क्या याद हम लोग को ये याद रखना है फिर, ठीक है, कि अलग अलग प्रांतों में सदस्यों की संख्या अलग अलग होता था। अलग अलग प्रांतों में सदस्यों की संख्या अलग अलग होता था। ये चीज हम लोग को याद रखना है। और देखिए तो इसमें क्या होता था कि अलग अलग सदस्य होते थे, जिसमें सदस्यों में से क्या होता था 70%, यानी जितने सदस्य होते थे, मान लीजिए कहीं 100 है तो 100 में 70%, यानी कि 70 लोग क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। और याद रखिएगा 30% क्या होते थे? मनोनीत होते थे। याद रखना आपको कि 30% मनोनीत होते थे। और ये मनोनीत करता कौन था? ये, ठीक है, वायसराय द्वारा। और चीज आपको इसमें देखना है कि प्रांतीय विषय में, ठीक है, गवर्नर जनरल जो है, एक चीज आपको याद रखना है कि यहां इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण था। अगर प्रांत में, हाँ, एक चीज और याद रखना है कि प्रांत में यहां पे याद रखना आपको कि द्वैध शासन लगाया गया था। इसको मिटाते हैं फिर दिखाते हैं आपको कि द्वैध शासन कैसे था। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन भी लगाया गया था। एक चीज याद रखिएगा, द्वैध शासन आपको याद रखना है कि द्वैध शासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है द्वैध शासक का जन्मदाता कौन था? तो लियोनस कार्टिस। और ये जो है अपना पुस्तक लिखा था डायर्सी। डायर्सी का मतलब ही होता है लैटिन भाषा में द्वैध शासन, दोहरा शासन। तो यहाँ पे प्रांत में याद रखिएगा पहली बार दोहरा शासन। दोहरा शासन मतलब क्या होगा? कुछ पर अधिकार वायसराय का होगा, कुछ पर मंत्री का होगा। अब मंत्री में चूंकि भारतीय भी होते थे, तो वहाँ उसी विषय को रखा जाएगा जो मंत्री के पास होगा, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि जो रिजर्व होगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस पर सीधे वायसराय को निर्णय लेना है। तो आपको याद रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन ये यहाँ पे लगाया गया। और कैसे कैसे लगाया गया ये देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन, एक चीज आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको, प्रांतों में द्वैध शासन और लियोनिस कार्टिस। लियोनिस कार्टिस याद रखिएगा, इसको द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। इसकी पुस्तक था डायर्सी। डायर्सी का अर्थ ही होता है द्वैध शासन। तो प्रांतों में दोहरा शासन। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रांतों में दोहरा शासन कैसे था। तो प्रांतों में दोहरा शासन जो था, द्वैध शासन जो था, कैसे लगाया गया ये देखना है हम लोग को। तो इसमें देखेंगे कि एक तरफ तो आप जान लीजिए कि रक्षित विषय था यानी रिजर्व था, और एक तरफ हस्तांतरित विषय था। एक तरफ हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर होने वाला। तो रक्षित विषय में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन था। तो रक्षित विषय में याद रखिएगा भूमि था। रक्षित विषय में भूमि, राजस्व, और फिर आप देख सकते हैं पुलिस भी था इसी में। पुलिस था, न्याय था, और जेल भी था, इसी में रखा गया था इसमें। और हस्तांतरित विषय में क्या था कि कृषि को इसी में रखा गया था। उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय थे इसमें। तो रक्षित विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको था? तो इस पे महत्वपूर्ण भूमिका वायसराय का था। और हस्तांतरित विषय पर किसका था? तो मंत्री का था। लेकिन याद रखिए कि किसी भी विधेयक को लाने, उसको पारित करवाने से पहले क्या होता था?
वायसराय की अनुमति जरूरी होता था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वायसराय अगर चाहता तो इसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता था। तो आपको यहाँ याद रखना है कि इसकी अनुमति, वायसराय की अनुमति जरूरी था। तो प्रांतों में द्वैत शासन ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको जरूर इसको याद रखना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर केंद्र और प्रांत में भी डिवाइड किए गए थे। तो प्रांत में तो ये हो गया, और केंद्र के पास महत्वपूर्ण विषय क्या क्या रखे गए थे, जैसे आज भी है रेलवे है। अब विदेशी मामला देखते हैं, ये केंद्र के पास छोड़ा गया था। वो प्रांत की बात हो रहा था, ये केंद्र के पास छोड़ा गया था, विदेशी मामला हो गया। आज भी हम लोग देख सकते हैं कि ये केंद्र के पास ही होता है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि संचार व्यवस्था है, संचार व्यवस्था उसको भी रखा गया था। वाणिज्य व्यवस्था उसको भी रखा गया था। तो ये सारा महत्वपूर्ण चीज़ जो है सो हम लोग देख सकते हैं कि केंद्र के पास छोड़ा गया था। प्रांत के बारे में अभी आपको हम बता चुके हैं कि प्रांत के पास क्या क्या प्रावधान था, व्यवस्था था, और उसको भी 2 पार्ट में आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया था। और ये मामला, ये सारा मामला ये जो था केंद्र के पास रहता था। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रावधान में उसको और लिखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, केंद्र में क्या व्यवस्था, द्विसदनात्मक, प्रांतों में द्वैत शासन। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या और महत्वपूर्ण और प्रावधान लिखेंगे हम लोग कि क्या क्या और प्रावधान था। देखिए, और जो प्रावधान किया गया, पहले तो याद रखिए कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू अपना घोषणा पत्र पढ़कर सुनाता है। कब? 20 अगस्त 1917 को अपना घोषणा पत्र पढ़ता है। याद रखिएगा, इसका घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। और उसके बाद फिर क्या, आपको ये डेट कुछ याद रखना है। 8 जुलाई 1918 को यह प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जैसे ही इसको प्रकाशित किया जाता है, इसका विरोध बहुत ज़्यादा होने लगता है। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1918 में बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। याद रखिएगा, विशेष अधिवेशन दिल्ली में। और इसमें यह कहा गया था कि ये जो है प्रावधान जो ये किया गया है, इसकी आलोचना किया गया। कहा गया कि ऐसा कोई भी इसमें कार्य नहीं किया गया जिससे कि आगे चल करके पर्याप्त सुधार हो सके। कब बुलाया गया था ये विशेष अधिवेशन? 1918 में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? दिल्ली में बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन 1918 में एक अधिवेशन और हुआ था, लेकिन ये विशेष अधिवेशन था ये। और साथ ही साथ में इसका आलोचना किया गया। बाल गंगाधर तिलक इसका काफ़ी आलोचना किए, कहे कि ये ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें बिना सूर्योदय का दिन हो गया। ये मतलब सूर्य आज निकला ही नहीं और दिन हो गया। ये इस प्रकार से इसका आलोचना किए। लेकिन एक कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा भी था जो इसका काफ़ी तारीफ कर रहा था, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथ बहुत सारे उदारवादी नेता ये कह रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छा किया गया है। बल्कि इसके लिए 1918 में ही एक अपना ये बैठक भी बुलाए और बुला करके उसमें कहे कि नहीं, बहुत अच्छा काम किया गया है। और याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ और बहुत सारे उदारवादी नेता जो शामिल थे मिल करके कहे इसको मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। इसको अधिकार पत्र का दर्जा दे दिए थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस एक्ट को मैग्ना कार्टा की दर्जा दिया गया कांग्रेस द्वारा? तो कांग्रेस का एक धड़ा ही देता है, लेकिन ये माना गया है कि इसी में कहा गया कि मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? 1900, ठीक है, इसी घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया इसको। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आप जानते होंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। हम लोग को पता है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन स्थापित किए थे, जो कांग्रेस से पहले
पहला राजनीतिक संस्था था बड़े पैमाने पर, और जिसका विलय हम लोग देख सकते हैं कि आगे चल करके 1886 में कांग्रेस में ही विलय हो जाता है उसका। और बहुत बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक बम्बई में हुआ था तो उसमें इनमें से कौन उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि उनका इंडियन एसोसिएशन का अपना अलग चल रहा था उनकी बैठक, इसलिए उसमें शामिल होने गए थे वो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो खैर उन पर जब चर्चा करेंगे बाद में तो डिटेल्स में जाएंगे। अभी हम लोग देख सकते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका तारीफ़ किए, उनके साथ साथ उदारवादी, और इसको क्या कह दिए? इसको कह दिए भारत, इसको मैग्ना कार्टा तक कह दिया, अधिकार पत्र तक कह दिए इसको। खैर, और आपको डेट ऑफ जो याद और रखना है कि मई 1919 में इसे ब्रिटिश संसद में रखा गया। याद रखना है 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित हुआ। याद रखना आपको 23 दिसंबर 1919 को यह पारित हुआ। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जुलाई 1920 में गजट में, हम लोग को पता है पेपर इत्यादि में इसको प्रकाशित करना पड़ता है, जो सरकार का जो अधिक अति होता है अपना पेपर, तो जुलाई 1920 में गजट में इसको प्रकाशित किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र था। ये 1919 का जो अधिनियम, जो एक्ट पारित सारा लागू होगा, उसका बात यहाँ पे हो रहा है। तो जुलाई 1920 में गजट में इसको प्रकाशित किया गया। और याद रखना आपको कि 1 जनवरी 1921 को यह अधिनियम, यह एक्ट, यानी कि 1919 का जो एक्ट की बात हो रहा है, 1919 का यह एक्ट, यानी कि 1919 का एक्ट लागू हुआ। बहुत बार पूछा हुआ है कि 1919 का एक्ट लागू कब हुआ। तो जिनको जानकारी नहीं है सोचेंगे कि 1919 का एक्ट है तो 1919 में ही लागू हो गया होगा, लेकिन ये याद आपको रखना है कि 1919 का एक्ट 1919 में नहीं बल्कि 1921 में ये लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है आपको। और देखते हैं हम लोग, देखिए और जो प्रावधान किया गया इसमें, देखिए आप इसको नोट करिए। सचिव के परिषद के सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर 8 से 12 किया गया। 8 से 12 किया गया। याद रखिएगा, 8 कम से कम 8, अधिक से अधिक 12 हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको नोट करिए। और फिर देखिए और क्या हुआ। और सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से देने का प्रावधान किया गया। ठीक है,
एक चीज याद रखिएगा, चूंकि यहाँ सदस्यों की संख्या घटा दिया गया था, परिषद के सदस्यों की संख्या, तो सचिव के कार्यों में सहायता के लिए एक उच्चायुक्त भी नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है हाई कमिश्नर, ये भी कहाँ रहेगा हाई कमिश्नर, ब्रिटेन में। सचिव भी कहाँ रहता है, ब्रिटेन में, लंदन में। तो एक ऐसे लिखिए इसको, सचिव के कार्यों में सहायता के लिए एक उच्चायुक्त, जिसको हाई कमिश्नर कहेंगे, उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत का अभी भी तो उच्चायुक्त या राजदूत नियुक्त होता है। जरूर होता है। अभी भी हम सभी लोग का हम लोग देख रहे हैं कि भारत का एम्बेसडर विदेश में है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, हर देश में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि एम्बेसडर यानी राजदूत कौन होगा और उच्चायुक्त कौन होगा। अभी भी उच्चायुक्त होता है और अभी भी राजदूत होता है। तो ये प्रश्न आपको समझना है कि उच्चायुक्त कौन कहा जाएगा और राजदूत कौन कहा जाएगा। जितने भी कॉमनवेल्थ में कौन कौन सदस्य देश शामिल हैं, वही देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके हैं। हालांकि ये स्वेच्छा पर है जो इसकी सदस्यता लेना चाहे, आपको याद रखना है। तो जैसे अमेरिका नहीं है इसका सदस्य, तो जो भी इसके सदस्य देश हैं आपस में एक दूसरे के यहाँ अगर राजदूत भेजते हैं तो वो उच्चायुक्त कहलाएगा। जैसे अगर भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटेन का कॉलोनी अगर रह चुके हैं, या भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके हैं और दोनों ही कॉमनवेल्थ के सदस्य भी हैं, तो भारत का जो राजदूत वहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उच्चायुक्त कहलाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का भी जो यहाँ होगा उच्चायुक्त कहलाएगा। लेकिन यही भारत का राजदूत अगर अमेरिका में होगा तो राजदूत यानी एम्बेसडर ही कहलाएगा वो। ये फ़र्क है। यानी कॉमनवेल्थ देश के सदस्य देश जितने आपस में एक दूसरे में राजदूत भेजते हैं वो सारे उच्चायुक्त कहलाएंगे और बाकी देश में सब में राजदूत कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। याद रखना आपको कि प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से याद रखना आपको, आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। आंशिक रूप से कैसे? क्योंकि भारतीयों की भागीदारी यहाँ पे बढ़ाया गया। आप प्रांत में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बढ़ाया गया। वायसराय के कार्यकारिणी में भी 3 गुना, हम लोग देखेंगे कि 3 गुना बढ़ाया जाएगा वहाँ पे। याद रखिएगा, अर्थात भारतीयों का यहाँ पे संख्या बढ़ाया गया। उत्तरदायी, हालांकि ये देखेंगे हम लोग इसकी कमी में कि ये बिल्कुल एक पूर्ति कहा जाए तो इसको सिर्फ एक ऐसे ही दिया गया, इसको पालन नहीं किया गया। इसको पूर्ण रूपेण कहा जाए तो यहाँ पे इसका पालन नहीं किया गया। दिया तो जरूर गया लेकिन इसको धरातल पे लागू नहीं किया गया इसको। तो इसको याद रखिएगा आंशिक रूप से। और देख लेते हैं और क्या था। सबसे महत्वपूर्ण है जो याद रखना आप लोग को, लोक सेवा आयोग। बहुत महत्वपूर्ण है ये। बराबर पूछता है किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग, जैसे अभी यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, तो याद रखिएगा लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के एक्ट के तहत ही किया गया। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। 1919 के एक्ट के तहत ही भारत में 1926 में, कब किया गया? 1926 में।
तो 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। हालांकि इसके लिए 1923 में ही कमेटी गठित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है सो हम लोग देख सकते हैं कि 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। बराबर पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और देख लेते हैं हम लोग और क्या किया गया। और हम लोग को देख लेना है कि और क्या क्या प्रावधान किया गया। तो कार्यकारिणी में हम लोग देख सकते हैं वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या तिगुनी करने का प्रावधान किया गया। का प्रावधान किया गया। और देख लेते हैं नरेश मंडल, नरेश मंडल की स्थापना की गई। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये नरेश मंडल क्या था। जो नरेश मंडल की स्थापना किया गया, नरेश मंडल आखिर था क्या। तो आखिर ये नरेश मंडल क्या था। जैसे कहा गया है कि इसी एक्ट के तहत 1919 के अधिनियम के तहत ही नरेश मंडल की स्थापना की गई। तो नरेश मंडल क्या था, तो याद रखिएगा जैसे कि उस समय जो स्वतंत्र राज्य हम लोग को पता है एक ब्रिटिश भारत था, जिसमें कि जितने भी भारत के ऐसे क्षेत्र थे जिस पे कि डायरेक्ट इनका अधिकार था, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर इनका डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट अधिकार था। जैसे जहाँ राजाओं का शासन था, जैसे कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, ठीक है। तो ये सारा क्या था, ये रियासत था ये। तो इन रियासत को अलग अलग चूंकि प्रावधान था तो इनको काफ़ी दिक्कत हो रहा था अंग्रेजों को। तो ये कहे कि जितने भी रियासत है सबको मिला करके एक नरेश मंडल बना दिया जाए। तो नरेश मंडल के लिए बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो वायसराय किया इसका अध्यक्षता। और इसको नरेश मंडल यानी सभी को मिला करके एक नरेश मंडल की स्थापना किया गया, जितने भी रियासत के शासक थे सबको मिला करके। और याद रखिएगा इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष जो है सो वायसराय होता था। और इसका पहला चांसलर किसको बनाया गया, तो जो बीकानेर के जो शासक थे उस समय के, जिनका नाम था गंगा सिंह, पहला चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया था। आपको याद रखना है, इसको जरूर नोट कीजिएगा कि इसका अध्यक्ष जो है मंडल, याद रखिएगा नरेश मंडल का जो है अध्यक्ष कौन होता था, वायसराय होता था। और पहला चांसलर किसको बनाया गया था, बीकानेर रियासत जो था उसके जो राजा थे, शासक थे, जिनका नाम था गंगा सिंह, उन्हीं को बनाया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बजट को अलग अलग किया गया, अलग अलग किया गया। एक चीज और याद रखिएगा कि राज्य सूची को केंद्र सूची से अलग किया गया। खैर आप ये जब बजट अलग हो गया आप तो समझिएगा कि बजट अलग अलग दोनों का कर दिया गया। और आज हमारा कुल 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। हम लोग को पता है कि संघ सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है। राज्य सूची के मामले में राज्य सरकार बना सकता है, हालांकि कुछ विशेष ऐसा रहेगा जब पारित किया जाएगा राज्यसभा द्वारा तब बना सकता है कुछ मामलों में, ऐसा हम लोग बाद में उसमें जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन सामान्यतः राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बनाता है। हालांकि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकता है समवर्ती सूची में, लेकिन अगर दोनों एक ही विषय पर अगर कानून बना देते हैं, मान लीजिए कि शिक्षा पर दोनों ही कानून बना दिए केंद्र और राज्य दोनों, तो केंद्र द्वारा बनाया गया मान्य होता है और राज्य द्वारा बनाया गया स्वतः ही समाप्त मान लिए जाते हैं।
तो खैर आपको इसको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्य सूची को केंद्र सूची से किस एक्ट के तहत अलग किया गया था, तो ये 1919 का। राज्य के बजट को केंद्र के बजट से अलग कब किया गया, तो 1919 के एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण ये याद रखिएगा एक्ट है, इसको बढ़िया से लिखते चलिए। अब हम लोग इसको देख लेते हैं जो है, ठीक है, क्या क्या इसमें हम लोग को देख लेना है। इसका प्रावधान देख लिए हम लोग, इसके महत्व को देखेंगे हम लोग। महत्व या फिर आप इसको परिणाम के रूप में भी कह सकते हैं कि क्या क्या इसका निकला। तो एक तरफ तो हम लोग इसको पॉजिटिव देखेंगे और एक तरफ हम लोग देखेंगे, हाँ एक चीज़ और आप लोग पहले उसको लिख लीजिएगा, महिलाओं को मत देने का अधिकार, इसको जरूर नोट कीजिएगा। पहले प्रावधान में इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद महत्व को देखेंगे। प्रावधान में महिलाओं को भारत में, याद रखिएगा क्योंकि ब्रिटेन में पहले मिल चुका था, महिलाओं को भारत में मत देने का अधिकार। हालांकि कुछ ही महिला को दिया गया था। याद रखिएगा विश्व में सबसे पहला देश न्यूजीलैंड था जिसने महिलाओं को मतदान देने का वोटिंग राइट्स दिया था। याद रखिएगा सबसे पहले न्यूजीलैंड था। भारत में 1919 के एक्ट के तहत ही, हालांकि सभी को नहीं दिया गया था, कुछ ही महिलाओं को दिया गया था जो टैक्स पे करती थी, सीमित महिला को दिया गया था, याद रखिए पढ़ी लिखी महिला को, लेकिन शुरुआत हो चुका था। बहुत महत्वपूर्ण चीज़, इसको जरूर लिखिएगा। तो एक तरफ महत्व में हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव क्या रहा, यानी कि सकारात्मक देख लेंगे हम लोग। इसको हम लोग जो अच्छा रहा उसको देख लेते हैं हम लोग, और ये जो इधर जो नकारात्मक रहा, ठीक है। तो सकारात्मक और नकारात्मक देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या रहा। दोनों पक्ष हम लोग देख लेते हैं, क्या अच्छा रहा क्या खराब रहा। तो सबसे पहले अच्छा में देखते हैं हम लोग क्या रहा। तो अच्छा में तो हम लोग सबसे पहले यही देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या रहा, महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला, बजट को अलग अलग किया गया। ये लिखते चलिएगा। सकारात्मक में जो अच्छा रहा वो क्या रहा, महिलाओं को मत देने का अधिकार पहले इसी एक्ट के तहत मिला, बजट को राज्य और केंद्र में अलग अलग किया गया, केंद्र सूची को राज्य सूची से अलग कर दिया गया, उत्तरदायी शासन भारतीयों को सौंपा, धीरे धीरे उसमें भागीदार बनाया जाने लगा। वायसराय के कार्यकारिणी में हम लोग देख सकते हैं कि भारतीयों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया। और क्या किया गया, और ये था कि नरेश मंडल का स्थापना करके जो है सो सभी को एक सूत्र में बांधने का कोशिश किया गया। अंग्रेज हालांकि अपने लिए कर रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं सभी राजा जब एक जगह कहीं मीटिंग में बैठते थे तो ये बाद में ये भारतीयों के दृष्टिकोण से ही फायदा आगे होने वाला था। ये भी सकारात्मक रहा। तो इसके सकारात्मक पहलू भी बहुत, अगर कुछ कमी के साथ, कमी तो बहुत सारा रहा, लेकिन कुछ कमी के साथ अगर इसको देखा जाए तो इसके बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी रहे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीयों को उत्तरदायी शासन में भागीदारी। नकारात्मक में क्या रहा, याद रखिएगा। तो नकारात्मक में तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू का स्टेटमेंट आप जरूर यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। मोतीलाल नेहरू कहे थे, मोतीलाल नेहरू कहे थे, इसको जरूर लिखिए। तो मोतीलाल नेहरू ये कहे थे कि ऐसा लगता है कि एक हाथ से कुछ दिया गया और दूसरे हाथ से ले लिया गया। इसको लिखिए। मोतीलाल नेहरू 1919 के एक्ट के बारे में कहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हाथ से कुछ दिया गया और दूसरे हाथ से ले लिया गया। इसका नकारात्मक पहलू में आप देख सकते हैं। यहाँ अगर चर्चा किया जाए, महिलाओं का अगर यहाँ पे वोटिंग राइट्स दिया गया था तो सभी महिला को तो दिया नहीं गया। अगर उत्तरदायी शासन की बात हो रहा है तो अभी वायसराय के कार्यकारिणी कार्यप्रणाली पर कहाँ
रोक लग सका, वो जो चाहता वही होता। यहाँ तक कि प्रांतीय मामला में यह भी था कि पारित करवाने से पहले वायसराय की स्वीकृति जरूरी था। तो कहाँ बात तो वही रह गया, अगर स्वीकृति दे पुनर्विचार फिर लौटा सकता था वो, तो ये निगेटिव पॉइंट था। कहने के लिए उत्तरदायी शासन में दिया गया, लेकिन बहुत कम इनको अधिकार दिया गया, सीमित मात्रा में। यहाँ तक याद रखिए कि इनका नाम है के.बी. रेड्डी। एक तो मोतीलाल नेहरू हो गए, एक हो गए के.बी. रेड्डी। के.बी. रेड्डी क्या कहते हैं इसको आपको देखना है। के.बी. रेड्डी जो थे उस समय मद्रास प्रांत में, याद रखिएगा, मंत्री थे। और ये क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं, क्योंकि ये मंत्री थे उस समय मद्रास में। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं विकास मंत्री था लेकिन मेरे पास वन मंत्रालय नहीं था। ये कह रहे हैं कि मैं सिंचाई मंत्री था लेकिन मेरे पास सिंचाई विभाग ही नहीं था। अब बताइए, आप समझ सकते हैं कि कहा तो गया कि उत्तरदायी शासन दे रहे हैं, आपको इसमें भागीदार बना रहे हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए कह रहे हैं कि मैं सिंचाई मंत्री था। कौन कहते हैं? ये के.बी. रेड्डी कह रहे हैं। जरूर लिखिएगा इसको, स्टेटमेंट है के.बी. रेड्डी का कि मैं सिंचाई मंत्री था, ये मद्रास में मंत्री थे। ये मैं विकास मंत्री था लेकिन मेरे पास वन विभाग नहीं था, मैं सिंचाई मंत्री था लेकिन मेरे पास सिंचाई विभाग नहीं था। ये के.बी. रेड्डी का स्टेटमेंट है, इसको जरूर लिखिएगा। तिलक का स्टेटमेंट तो आपको तिलक जी का लिखना ही है, आपको तिलक जी का जरूर स्टेटमेंट लिखिएगा। क्या ये कहे थे? ये तो कहे थे कि आज लग रहा है कि बिना सूर्योदय का ही सवेरा हो गया, यानी बिना सूर्य का ही आज सवेरा हो गया। ये किनका? तिलक का था ये। हालांकि याद रखिएगा, उदारवादियों के बारे में आप कह सकते हैं कि सकारात्मक में कि क्या कहे थे वो, मैग्ना कार्टा कह दिए थे इसको। 1919 के एक्ट को मैग्ना कार्टा का दर्जा दे दिए थे सूर्यनाथ बनर्जी और उनके सहयोगी द्वारा, ये कहा गया था। और यही कारण है कि 1918 में, याद रखिएगा, कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गया था। पहला फूट कब था? 1907 में सूरत अधिवेशन, और फिर 1918 में फूट पड़ा अभी, क्योंकि बीच में मेल हो गया था। कहाँ मेल हुआ था? 1916 में। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता हम लोग को पता है कौन किए थे? मजूमदार जी किए थे, अंबिकाचरण मजूमदार। उसमें हो गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक का 3 पुस्तक आपको बता दी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मराठा केसरी और गीता रहा से तीनों लिख लीजिएगा। बार बार पूछता है किनका पुस्तक है, और आपको पता ही है कि होम रूल आंदोलन भी दोनों मिलकर के चलाए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा कि जैसा लग रहा है कि आज बिना सूर्योदय का ही सवेरा हो गया आज। ठीक है। महात्मा गांधी क्या कहे इसके बारे में? महात्मा गांधी का ये कहना था कि 1919 का एक्ट ऐसा लग रहा है कि आगे चल करके कोई सुधार करने का इनका कोई मंशा ही नहीं है, जैसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो आप इसको नकारात्मक आप देख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं महत्व में। सकारात्मक आपको बताएं, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, बजट को अलग अलग किया गया, उत्तरदायी शासन भारतीयों को दिया गया, राज्य सूची को केंद्र सूची से अलग कर दिया गया। ये बहुत सारा है जो उसी में से प्रावधान में से देख करके आप इसको लिख सकते हैं, बहुत सारा। अब माइनस क्या? महिलाओं को अधिकार तो दिया गया, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर था। सभी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। उत्तरदायी शासन तो दिया गया। यहाँ इनका जो है के.बी. रेड्डी का स्टेटमेंट लिख लीजिए कि मैं सिंचाई मंत्री था लेकिन मेरे पास सिंचाई विभाग ही नहीं था। यानी कहा तो गया कि उत्तरदायी शासन देंगे, लेकिन देख लीजिए खुद मंत्री थे लेकिन उनको इनके पास ये अधिकार ही नहीं थे। तो ये सारा आपको नकारात्मक भी आपको दिखा देना है कि कैसे था ये आप अच्छा ढंग से इसको महत्व को लिख सकते हैं आप इसको। तो यही हम लोग का एक्ट रहा, ये महत्वपूर्ण रहा। और याद रखिए कि ये एक्ट थोड़ा लंबा है, लेकिन इस एक्ट से इतने सारे क्वेश्चन, इतना सारा प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है कि आप इसको शॉर्ट में कर भी नहीं सकते आप इसको। ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से इसको बनाइए, इसको खुद से महत्व को और अच्छे ढंग से इसको लिखिए, और प्रावधान में से ही देख करके लिखिए, अच्छा लिखिए, और उसके बाद फिर उसका कर दीजिए कि दिया तो गया लेकिन सभी को नहीं दिया गया। ये सारा करके आप इसको बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।